नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MCS बस्ती में। दोस्तों आज भी हम लोग पॉलिटिक के सेगमेंट के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हैं और आज हम लोग जो विधायिका के प्रश्न कर रहे थे शेष उसके आगे के प्रश्नों को आज देखेंगे और आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोकसभा और राज्यसभा की इसकी जो पावर है, इनकी शक्तियां जो हैं, किसी कानून को लेकर के, विधेयक को लेकर के क्या क्या शक्तियां हैं, इनके संबंध में क्या कंपैरिजन है और क्या की विशेषताएं हैं, तमाम सारे विषयों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। और उम्मीद है कि ये आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ आपकी एक जनरल जो एक अवेयरनेस है, जो आपकी स्टेट जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट के बारे में आप जान पाएंगे। उनके जो सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा, इनके बारे में, इनकी शक्तियों के बारे में आज हम लोग अच्छे से समझेंगे। आइए अपने सेगमेंट की स्टार्ट करते हैं सेगमेंट को और जानते हैं कि आखिरकार आज के प्रश्नों में क्या खास है और ये एग्ज़ाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये तमाम सारे विषयों पे। प्रश्न थोड़े लेंदी हैं दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम में जैसे प्रश्न आते हैं उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ही हमको एग्ज़ाम में आज यहाँ पर सॉल्व करना होगा या प्रत्येक दिन हमको सॉल्व इसी परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग करते हैं। तो डरना नहीं है, सामना करना है प्रश्नों का और जवाब देना है स्वविवेक से, पेशेंस के साथ। चलिए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो उसे राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली बनाती हैं। तो क्या ऐसा है क्या? और इसमें से जो स्टेटमेंट दिए रहेंगे उनमें से आपको बताना है कि लोकसभा के पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्यसभा से अधिक मतलब लोकसभा को अधिक शक्तिशाली बनाती हैं, ये आपको बताना है। और उसमें से बताना क्या है, इस संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, यानी कि इसमें कौन से ऐसे कथन हैं जो लोकसभा को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करते हैं। ठीक है, ठीक है, राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली बनाते हैं लोकसभा को। पहला है दोस्तों, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्ति है। ठीक है, लोकसभा के पास राज्यसभा से अधिक शक्ति है क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जिसे राज्यसभा को विचार विमर्श के बाद बिना विचार विमर्श किए 14 दिन में वापस भेजना होगा, जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। तो ये क्या शक्ति है, क्या लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है? ये पहला प्रश्न आपका है। तो इसमें से क्या स्टेटमेंट सत्य है या असत्य है, बताना है आपको। सत्य स्टेटमेंट है क्या? चलिए आप समझ गए होंगे, जिन बच्चों को पता होगा वो जवाब दे चुके होंगे। दूसरा कह रहा ऑप्शन, सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देने के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त है। ठीक, ये है बात कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त होती है, अधिक प्राप्त है क्योंकि यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, क्या कह रहा है, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त है क्योंकि यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन है, आपातकाल समाप्त होने के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त है। तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जवाब आप बिल्कुल फटाफट देते जाइए दोस्तों, कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर सही है। तो चलिए जवाब फट से दीजिए। चलिए मैं आंसर आपको बता रहा हूं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए पहला कह रहा है, धन विधेयक के संबंध में लोकसभा के पास अधिक शक्ति है। बिल्कुल सही बात यहां तक है अभी तक। क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, जिसे राज्यसभा के विचार विमर्श के बाद बिना विचार विमर्श किए, यानी चाहे राज्यसभा को विचार विमर्श किए हो चाहे बिना विचार विमर्श किए 14 दिन को वापस उसको भेजना ही होता है लोकसभा के पास, जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यानी कि अगर कोई सुझाव देकर के राज्यसभा ने भेजा है तो लोकसभा चाहे तो उसको परिवर्तित करे, यानी स्वीकार करे उस सुधार को या ना स्वीकार करे, तब भी आपका धन विधेयक पास हो जाएगा। ये बिल्कुल लोकसभा की विशेष शक्ति के रूप में है, ये सत्य स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है दोस्तों, सातवीं अनुसूची की द्वितीय सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देने के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त हैं।
तो ये कह रहा है, जो देखिए यहाँ पर कह रहा है 7वीं अनुसूची में 7वीं अनुसूची की द्वितीय सूची में, ठीक है, द्वितीय सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देने के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तियां नहीं, भाई लोकसभा को अधिक शक्तियां नहीं प्राप्त है, बल्कि राज्यसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, क्योंकि 7वीं अनुसूची की जो द्वितीय सूची है वह राज्य सूची के विषय में बात कहती है, राज्य सूची के विषय में बात बताई गई है। तो राज्य सूची के बारे में जो बात बताई गई है उसमें शक्ति दे देता है राज्यसभा को, क्योंकि राज्य सूची के विषय पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर भी राज्य सरकार कानून बना सकती है। संघ सूची पर जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है और समवर्ती सूची पर भी बना सकती है, इतनी बात आपको पता होगी। लेकिन अगर आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय जो है वह क्या है, लोक महत्व का है, तो जो है लोकसभा कानून बना सकती है, यानी कि फिर सरकार यानी कि संसद, लोकसभा राज्यसभा मिलकर के कानून बना सकते हैं, ये बात कही गई। जबकि यहाँ कह रहा है लोकसभा की राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, जो कि गलत कह रहा है। यहाँ पर राज्यसभा का होता, राज्यसभा को लोकसभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, तो ये बात सत्य हो जाती। बहरहाल यहाँ पर जो स्टेटमेंट कहा है कि लोकसभा अधिक शक्तिशाली है, जो कि गलत हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोस्तों, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, तो यही गलत हो जा रहा है दोस्तों। लोकसभा और राज्यसभा को संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में समान शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है, क्योंकि जो संविधान संशोधन विधेयक है दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई सदन शक्तिशाली नहीं है, इस मामले में दोनों को समान शक्तियाँ दी गई हैं, तो इस नाते यहाँ स्टेटमेंट ये गलत हो जा रहा है। और क्योंकि यह केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट करते हैं, जबकि दोनों में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी, तो स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा गलत हो गया दोस्तों। चौथा स्टेटमेंट कह रहा है आपातकाल समाप्त होने के संबंध में लोकसभा को राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आपातकाल को राज्यसभा से कोई विशेष मतलब नहीं है, सब लोकसभा ही सारी चीज़ें कर लेती है, तो स्टेटमेंट सही हो जाए, यानी पहला और चौथा करेक्ट होगा, दूसरा और तीसरा गलत होगा। तो पहला और चौथा का ऑप्शन चूंकि पूछा है सही, तो पहला और चौथा का ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर कोई स्टेटमेंट आपको बताना है जो सत्य नहीं है, आपको ये आपको बताना है दोस्तों। चलिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये पढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन लागू नहीं होते हैं, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट कह रहा है नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है तो बताना है आपको। तो ये तो भाई बिल्कुल देखिए स्टेटमेंट आप समझ गए होंगे, जवाब नहीं दूंगा, वरना बड़ी शिकायतें आती हैं कि सीधे सर जवाब दे देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, मतलब इसका दूसरा खंड पढ़ते हैं, इसमें क्या है, तब तक आप विचार करिए उस पर। धन या वित्त विधेयक के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अधिवेशन लागू नहीं होता है, क्योंकि इसे लोकसभा में वर्चस्व प्राप्त है। ये दूसरा स्टेटमेंट है, क्या ये सही है या गलत है बताना है आपको। तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए अधिसूचना जारी करने पर भी एक बार लोकसभा भंग हो जाने पर विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में विधेयक व्यापकगत हो जाता है। ये स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है दोस्तों कि संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता की वरीयता इस प्रकार है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, इन सब की अनुपस्थिति में, अच्छा इन सब की अनुपस्थिति यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, राज्यसभा का सभापति, इन सब की अनुपस्थिति में, यानी इनकी लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्षता कर सकता है, उपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्षता कर सकता है, यहाँ पर सेंटेंस उपस्थिति में यहाँ तक होना चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्षता कर सकता है जिसे संयुक्त बैठक में उपस्थित व्यक्ति मनोनीत करें। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है गलत है आपको ये बताना है। फिर कह रहा है इसका कोरम दोनों सदनों की कुल संयुक्त बैठक का 10वां हिस्सा होता है। चलिए बताइए, अब इसमें से कूट के आधार पर जवाब फटाफट देते जाइए दोस्तों। चलिए फटाफट आंसर क्या होगा इसमें, इस ऑप्शन आधार पे देखना है आपको, पहला, दूसरा, तीसरा है,
दूसरा तीसरा चौथा है, पहला दूसरा चौथा है, फिर पहला दूसरा तीसरा और चौथा है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, चलिए बताते हैं, बात करते हैं आपसे, एक एक स्टेटमेंट का डिटेल लेते हैं दोस्तों। पहला कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन लागू नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये संयुक्त अधिवेशन नहीं लागू होता है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में इंडिविजुअल लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है, इस नाते ये लागू नहीं होता है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक है। बिल्कुल ये सही आपका स्टेटमेंट है, सही नहीं बताना है आपको। धन विधेयक या वित्त विधेयक के लिए दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें लोकसभा को वर्चस्व प्राप्त नहीं। ये देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर यहाँ पर वित्त विधेयक को हटा दिया, धन विधेयक या वित्त विधेयक कह रहा है, देखिए धन विधेयक अलग चीज़ है, वित्त विधेयक अलग चीज़ है। 210 जो है, अनुच्छेद 210 कहता है, वो क्या कहता है आपका, 110, अनुच्छेद 110 जो कहता है वो कहता है कि धन विधेयक के बारे में है, और अनुच्छेद 117 जो कहता है वो वित्त विधेयक के बारे में है। 117 और साधारण विधेयक, यानी कि वित्त विधेयक और साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। धन विधेयक के लिए और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ये पिछले क्लासेस में हमने आपको बताया डिटेल से, ठीक है। तो बात ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 117 के तहत जो वित्त विधेयक है इस पर संयुक्त बैठक हो सकती है, साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है। तो यहाँ पर कह दिया दोनों के लिए नियुक्त अधिवेशन लागू नहीं होते हैं, दोनों सदनों की नियुक्त अधिवेशन लागू नहीं होते, क्योंकि इनमें लोकसभा को वर्चस्व प्राप्त है, जो कि गलत कह रहा है। यहाँ पर वित्त विधेयक के संबंध में लोकसभा को कोई वर्चस्व नहीं प्राप्त है, ठीक है, जबकि धन विधेयक के बारे में ही केवल प्राप्त है, ठीक है, केवल धन विधेयक के बारे में उनको वर्चस्व प्राप्त की स्थिति है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा इसके आधार पर दोस्तों। अगला कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए अधिसूचना जारी करने पर भी एक बार लोकसभा भंग हो जाने पर विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक है। कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने के लिए अधिसूचना जारी करने पर भी एक बार लोकसभा भंग हो जाने पर विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में विधेयक व्यपगत हो जाता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है तो एक बार लोकसभा भंग हो जाने पर भी विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है दोस्तों। यहाँ नहीं होगा, यह गलत हो जाएगा, बुलाई जा सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में विधेयक व्यपगत हो जाता है, गलत है। तो यह बुलाई जा सकती है दोस्तों, भले लोकसभा भंग हो चुकी है तभी भी बुलाई जा सकती है बैठक को, केवल इंडिविजुअल उसी काम को पूरा करने के लिए, उसी अधिवेशन को पूरा करने के लिए बुलाई जा सकती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये भी गलत हो गया। चौथा कह रहा है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की वरीयता इस प्रकार है, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, फिर राज्यसभा का सभापति, इन सबकी अनुपस्थिति में कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्षता कर सकता है जिसे संयुक्त बैठक में उपस्थित मनोनीत करते हो। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर है राज्यसभा का सदस्य कभी नहीं कर सकता, सभापति कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसी सदन का सदस्य न होने के कारण, यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं सभापति, जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, यानी कि वो संसद के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। इस कारण से बेटा वो नहीं ले सकते हैं इसमें भाग। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो लगातार आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और पांचवा कह रहा है कि इसका कोरम, यानी संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां भाग होता है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस आधार पर पहला और पांचवा दोस्तों सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट में आपका पहला और पांचवा यहाँ पर सत्य नहीं है। अच्छा, सत्य नहीं है तो पहला पांचवा सही हो जाएगा, तो यानी दूसरा, तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। तो दूसरा, तीसरा, चौथा का ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। ये दूसरा आपका बिल्कुल सही है आपका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक में अंतर के बारे में क्या सही नहीं है, दोनों में से क्या सही नहीं है सरकारी विधेयक और निजी विधेयक के बारे में ये बताना है। पहला कह रहा है सरकारी विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और निजी विधेयक ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं हो। तो स्टेटमेंट बताइए सही है या गलत है। दूसरा कह रहा है सरकारी विधेयक पेश करने के लिए 7 दिन का नोटिस, जबकि निजी विधेयक जारी करने के लिए 15 दिन का नोटिस आवश्यक होता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सरकारी विधेयक के पारित होने की संभावना अधिक होती है, जबकि निजी विधेयक के पारित होने की संभावना कम होती है। और चौथा कह रहा है सरकारी विधेयक सदन में अस्वीकार होने पर सरकार पर अविश्वास पैदा हो जाता है और उसे इस्तीफा देना पड़ सकता है। निजी विधेयक के मामले में ऐसा नहीं है। तो आपको बताना है क्या सही नहीं है। तो ये बताइए, ज़रा जल्दी से जवाब दीजिए आप लोग। चलिए जवाब दीजिए फट से।
चलिए मैं आपको जवाब डिटेल दे रहा हूं दोस्तों। सरकारी विधेयक किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है और निजी विधेयक ऐसे सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जो मंत्री नहीं हो। बिल्कुल सही कह रहा है। तो स्टेटमेंट कह रहा है नहीं सही बताना है, ये सही हो गया। दूसरा कह रहा है सरकारी विधेयक पेश करने में 7 दिन का समय नोटिस जारी करना हो, जबकि निजी विधेयक के लिए 15 दिन। जी नहीं, 15 दिन नहीं 30 दिन होता है। 30 दिन का नोटिस आवश्यक होता है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये गलत है स्टेटमेंट, यानी ये गलत दिया हुआ है। तो और अब पूछा है गलत कौन है, आपके पूछा है विधेयक में अंतर के बारे में क्या सही नहीं है, तो यही मुझे लगता है यही हो जाएगा। मुझे लगता है कि यही है। सरकारी विधेयक के पारित होने की संभावना अधिक होती है, जबकि बिल्कुल सही है। ये भी स्टेटमेंट सही है। सही नहीं बताना था, बिल्कुल है भाई। जो सरकार में होगा, बहुमत में होगा, उसके विधेयक को पारित होने की संभावना ज़्यादा होगी या इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के पारित होने की संभावना ज़्यादा होगी? जिसकी सरकार बहुमत की सरकार होगी उसकी बातें एक तरह से ये मानी जाएंगी, जिसकी जो बहुमत में नहीं है उसकी बातें मानी जाएंगी। बिल्कुल सही है। कह रहा सरकारी विधेयक सदन में अस्वीकार होने पर सरकार को अविश्वास पैदा हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। विश्वास पैदा हो जाएगा सरकार के प्रति तो कुछ भी हो सकता है, सरकार गिर सकती है उनकी। ठीक है, तो ये सही है। और उससे इस्तीफा देना पड़ सकता है, जबकि निधि विधेयक में कोई मतलब नहीं है, पारित हो ना पारित हो उस व्यक्ति पे कोई इंडिविजुअल कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलिए, तो ये हो गया आपका जवाब। दूसरा पहला गलत हो गया था। कौन सा गलत था? पहला गलत हो गया था। ठीक है, नहीं दूसरा ये गलत हो गया था। कौन सा? 30 दिन का। यहाँ पर ये 30 दिन होना चाहिए, जो कि यहाँ दिया है, तो इस नाते गलत हो जाएगा। बाकी सही है सब। अगला कह रहा है दोस्तों कथन कारण पे क्वेश्चन है। कथन कह रहा है अनुदान की मांगों को विस्तृत परीक्षण के लिए 1967 में विभागीय समितियां बनाई गई थी। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है यह कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण में समूचा संरक्षण के द्वारा मदद करती है। ये संरक्षण नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा सूक्ष्म संवीक्षण द्वारा होना चाहिए। यह कार्यपालिका का वित्तीय नियंत्रण में सूक्ष्म संवीक्षण होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हो गया, माफ़ी चाहूँगा। नियंत्रण में सूक्ष्म संवीक्षण, ठीक है, सूक्ष्म संवीक्षण, ये क्षेत्रफल वाला है। सूक्ष्म संवीक्षण गुण वाला संवीक्षण के द्वारा, संरक्षण यहाँ लिखा, संरक्षण गलत लिखा, के द्वारा मदद करती है। यह कार्य अन्वेषण लोक लेखा समिति और नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। और वही विभागीय स्थायी समितियां बजट पारित होने के पहले संवीक्षण करती हैं। संरक्षण नहीं होता है दोस्तों, पहले संवीक्षण, यहाँ वीक्षण शब्द होगा, ना कि संरक्षण शब्द होगा, करती हैं। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है। तो मैं बता दूं दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि अनुदान की मांगों के विस्तृत परीक्षण के लिए 1967 में विभागीय समितियां बनाई गई। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 1967 में नहीं। अस्थायी विभागीय समिति का जो गठन किया गया था 1993 में किया गया था, पहली बार 1993 में हुआ था। ठीक है, अतः इस नाते ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है। यहाँ पर दूसरा आपका स्टेटमेंट सही होगा। तो इस नाते पहला कथन गलत है या कारण सही है। ये वाला जो भी होगा, पहला गलत दूसरा सही हो जाएगा। आर सही है, यानी कि चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला है दोस्तों निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या सही नहीं है। इनमें से बताना है निंदा प्रस्ताव और क्या है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पहले अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है। भाई राज्यसभा क्या सही नहीं है पूछना है आपको ये, तो बताइए अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा चुन करके आती है क्या? जनता द्वारा। तो जब जो जनता द्वारा चुन करके आएगी उसी पर विश्वास करेंगे ना, कि जहाँ जो राज्यसभा का होगा उसको भी कर देंगे। तो ये गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, बिल्कुल गलत है। यहीं पे सुनते ही जो खतरनाक प्रश्न हो उनके जवाब वहीं आप दे दिया करिए तुरंत, ज़्यादा कुछ आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं उस तरह से है। चलिए, उसके बाद कह रहा है निंदा प्रस्ताव एक मंत्री समूह, ये क्या कह रहा है यार, मंत्री समूह चाहिए, होना चाहिए ऐसे, इसमें ऐसे होना चाहिए। निंदा प्रस्ताव एक मंत्री समूह, ऐसी ये स्टेटमेंट। हाँ, या पूरी मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, फिर कह रहा है लाया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल पूरे मंत्री परिषद के खिलाफ लाया जा सकता है। ठीक है, निंदा प्रस्ताव जो है लाया जा सकता है। ये कह रहा है कि पूछा है क्वेश्चन आपका,
कह रहा है आपका सही नहीं है ना, पूछा है, तो सही नहीं आपको यहाँ पे बताना है। तो ये तो बिल्कुल आपका बिल्कुल एक मंत्री के खिलाफ और सामूहिक रूप से पूरी मंत्री निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल है, निंदा कर सकते हैं भाई। निंदा जो गलत करेगा उसकी निंदा कर देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। मंत्री समूह करेगा तो उसकी निंदा कर देंगे, एक मंत्री करेगा उसकी निंदा कर देंगे, और उसके बाद पूरा मंत्री परिषद करेगा उसकी भी निंदा कर देंगे, जो करेगा उसकी निंदा कर देंगे। फिर इसके बाद जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल पूरे मंत्री, हाँ जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव किसी एक के खिलाफ नहीं ला सकते हैं, एक गया तो सब गया, इसलिए संपूर्ण के खिलाफ लाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है आपका स्टेटमेंट। चलिए अगला है, निंदा प्रस्ताव का उद्देश्य किसी विशेष नीति के लिए सरकार की निंदा करना होता है, ठीक है, बिल्कुल हाँ, सरकार की निंदा करना होता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य यह परीक्षण करना होता है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपको क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि सही है या गलत है। निंदा प्रस्ताव का उद्देश्य किसी विशेष नीति के लिए सरकार की निंदा करना होता है, जी हाँ बिल्कुल सही, यहाँ तक की बात है। अविश्वास प्रस्ताव का उद्देश्य यह परीक्षण करना होता है कि सरकार को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं, बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है आपका, ठीक है। तो पहला ही गलत था, अभी तक दूसरा और तीसरा सही निकल गए। चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। यदि निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ेगा भाई। जब निंदा प्रस्ताव पारित नहीं, निंदा कह रहा है ना, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता तो समझ में आता। और निंदा प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना, नहीं, ये निंदा ना होता तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना हो तब सही हो जाता है। लेकिन निंदा और प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों को के बारे में कह रहा है, पारित होने इस्तीफा दे देता है, ये कि गलत हो जाएगा आपका। फिर कह रहा है निंदा प्रस्ताव लाने के लिए विशेष कारण देना होता है जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए नहीं, जी हाँ बिल्कुल ये सही है आपका। तो पहला चौथा गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। तो पहला चौथा का ऑप्शन जो है डी में है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्राक्कलन समिति के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको, ठीक है। चलिए तो क्या कह रहा है, इसका गठन 1921 में किया गया था, यानी प्राक्कलन समिति का गठन 1921 में किया गया था, तथा यह इसमें 30 किया गया था एवं इसमें 30 सदस्य होते हैं, 25 लोकसभा से, 15 राज्यसभा से। यह सभी प्रतिवर्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया के द्वारा निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कह रहा है कि देखिए कि स्टेटमेंट यहाँ पे थोड़ा सा त्रुटिपूर्ण हो गया है। यहाँ पर स्टेटमेंट ये है कि जब कह रहा है ना, कह रहा है इसमें कि ये जो 1921 में किया गया था, नहीं 1921 में नहीं किया, प्राक्कलन समिति का गठन जो किया गया था, सबसे पहली चीज़ तो यही स्टेटमेंट गलत हो रहा है यहाँ पे। ये 1921 में नहीं किया गया था, 1950 में किया गया था, तो एक त्रुटि यहाँ पे ये हो गई। फिर कह रहा है इसके सदस्य 30 सदस्य होते हैं, 25 लोकसभा से, 5 राज्यसभा, अरे भाई बिल्कुल नहीं होते हैं, टोटल राज्यसभा से होते हैं, टोटल लोकसभा से होते हैं। 30 मेंबर तो होते हैं, संपूर्ण किससे होते हैं, लोकसभा से होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, ठीक है। और प्रतिवर्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और में यह सभी प्रतिवर्ष एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया के तहत निर्वाचित होते हैं, नहीं भाई, ये तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और अनुपातिक प्रतिनिधित्व में तो सारे निर्वाचित होंगे ही, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन ये स्टेटमेंट यहाँ गलत होने के नाते स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें ये बातें आपको बताई गई। एक चीज़ और भी इसमें थोड़ा ध्यान दे दीजिए, इसमें ये कह रहा है कि जैसे इसका गठन जो है 1950 में, ये तो सही है, गठन तो 1950 में हुआ, लेकिन इसके पहले के अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा आप जाएंगे तो वहाँ पर एक बात पता चलेगी आपको कि जो इसकी मूल है, यानी प्राक्कलन समिति का जो मूल है 1921 में अस्थायी वित्तीय समिति के रूप में देखा जा सकता है। ये सही है कि इसका मूल जो 1921 में कहा गया था, क्योंकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था आपका 1919 के तहत ये लाया गया था, लागू किया गया था, उसको 2 साल बाद वो भी लागू हुआ था 1921 में, तो ये प्राक्कलन समिति का गठन वहाँ पर कर दिया गया था। एक तरह से मूल उसको देखा जाए। लेकिन संविधान की आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 से फिर ये आपका लागू होगा, तो वहाँ के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो स्टेटमेंट यहाँ पे दोस्तों गलत है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न पूछा क्या था आपका, सही नहीं है, यही बताना था आपको, सही नहीं है, तो यही सही नहीं हो जाएगा दोस्तों। इसका मतलब बाकी शेष जो आपके होंगे वो सही ही हो जाएंगे आपके, ठीक है। दूसरा सही, और क्या कह रहा है इसमें से सही होंगे कि में कौन सा प्रश्न और क्या कह रहा है, देखिए और क्या कह रहा है ये कि मंत्री को सदस्य
निर्वाचित करने के लिए निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। संसद मंत्री को सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता और लोकसभा अध्यक्ष सभापति के रूप में सामान्यतः उसकी नियुक्ति करता है जो सत्तारूढ़ दल का हो। तो ये बिल्कुल सही है, आपका स्टेटमेंट ये सही है। सही है स्टेटमेंट, क्यों सही है देखिए, कह रहा मंत्री को निर्वाचित नहीं किया जा सकता, ठीक है, मंत्री को सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल सही है भाई। अगर मंत्री को कर दिया जाएगा तो धन की जो हेरा फेरी अगर करते हैं तो फिर वो मंत्री अपने वही करेगा, उसी को फिर रक्षक बना दिया जाएगा, तो उचित नहीं है, इस नाते नहीं किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष सभापति के रूप में सामान्यतः उसकी नियुक्ति कर सकता है जो सत्तारूढ़ दल का हो, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष सभापति के रूप में सामान्यतः उसकी नियुक्ति करता है जो सत्तारूढ़ दल का हो। किसको अध्यक्ष क्या करें, लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो निर्वाचित नहीं किया जा सकता है और लोकसभा अध्यक्ष सभापति के रूप में सामान्यतः उसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष सभापति के रूप में सामान्यतः उसकी नियुक्ति करता है, लोकसभा नियुक्ति करता है जो कि सत्तारूढ़ दल का हो। हाँ बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, यहाँ तक स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर कह रहा है तीसरा, इसे अस्थायी मितव्ययिता समिति के रूप में वर्णित किया जाता है। बिल्कुल है, मितव्ययिता यानी कि सरकार गलत खर्च ना करे इसके लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है आपका। चौथा क्या कह रहा है, यह संगठन के आर्थिक विकास का और प्राक्कलन संबद्ध नीति से सुसंगत प्रशासनिक सुधारों की रिपोर्ट देता है, साथ ही वैकल्पिक नीति और संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रकरण के स्वरूप पर परामर्श भी देता है। जी हाँ बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहले ही स्टेटमेंट गलत था और बाकी सभी स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट आपके जाते हैं, सही जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बताना है यही गलत आपका है, सही नहीं एक पूछा था तो ये बताना, कूट में जवाब नहीं देना है इसको। कथन कारण पे अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है संसद को सख्त कथन कह रहा है संसद को शक्ति है कि वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है, यहाँ तक कि कोई अधिकार छीन भी सकती है, लेकिन यह शक्ति अपने आप में निरपेक्ष नहीं है, अपने आप में निरपेक्ष नहीं है। ये आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट क्या सही है इसका, ठीक है। तो ये कह रहा है देखिए बिल्कुल शक्ति है भाई, देखिए संसद की शक्ति है कि मूल अधिकारों में क्या कर सकती है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं परिवर्तन कर सकती। यहाँ तक कि कोई अधिकार छीन भी सकती है, बिल्कुल छीन सकती है वो, लेकिन यह शक्ति अपने आप में निरपेक्ष नहीं है। जी हाँ बिल्कुल निरपेक्ष नहीं, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म करे। भाई आपातकाल की स्थिति में क्या करते हैं कि फिर शक्तियाँ छीन लेते हैं, मतलब आपके फंडामेंटल राइट को छीन लिया जाता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अलावा जो है सारी शक्तियाँ जो आपकी फंडामेंटल राइट में दिए गए सब छीन ली जाती हैं आपकी, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपकी नहीं छीनी जाती है और आर्टिकल 20 में भी जो आपके आर्टिकल हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाता है। मतलब मिला के आपको जान लीजिए कि जो आपकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है वो 21 पूरी तरह से बची रहती है, बाकी सब छीन सकती है सरकार। तो स्टेटमेंट पहला तो कथन सही हो जा रहा है दोस्तों। दूसरा कह रहा है वह जब वह कोई अधिकार कीमती है, क्या कह रहा है, जब वह कोई अधिकार कीमती है, नहीं छीनती है दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए छीनती है, छीनती, जब वो कोई अधिकार छीनती है तो उसे इसके लिए स्पष्टीकरण देना होता है। तो भाई स्पष्टीकरण देना होता है, कारण कह रहा है कि उसे स्पष्टीकरण देना होता है। जी हाँ बिल्कुल आपको ये बात देनी होगी कि जब वो कोई देखिए अधिकार जब छीनेगा तो स्पष्टीकरण नहीं देगा यार, नहीं देगा। जब वह कोई अधिकार छीनती है तो उसके लिए उसे स्पष्टीकरण देना होता है, कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है, अधिकार वो छीन लेगी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि कथन सही है कारण गलत है दोस्तों। तो कथन सही और कारण गलत है का मतलब ऑप्शन 3 इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला है स्थगन और सत्रावसान के बीच दिए गए अंतरों में कौन से सही हैं, ठीक है, ये बताना है आपको। बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी है दोस्तों, बताना है यहाँ पर कौन से सही हैं, ठीक है, सही बताना आपको है, जिसमें से आपको देखना है सही आपको यहाँ पे आपको बता देना है, बता चलिए ठीक है। स्थगन और सत्रावसान के बीच दिए गए अंतरों में से कौन सही है, सही बताना आपको है। तो पहला कह रहा है स्थगन सदन की पहला स्टेटमेंट कह रहा है स्थगन सदन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा, जबकि सत्रावसान भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है।
यहाँ पर आपको सही बताना है दोस्तों, सही बताना है। तो यहाँ पर आपको जो सही बताएंगे आप, तो आपका ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है। स्थगन जो है, ठीक है, स्थगन जो है, स्थगन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी, कह रहे हैं स्थगन सदन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी द्वारा, ठीक है, सत्रावसान भारत के सत्र का अवसान राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। अगला कह रहा है स्थगन केवल बैठक समाप्त करना होता है, जबकि सत्रावसान मौजूदा लोकसभा को भंग कर सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही आपका स्टेटमेंट है कि इसमें जो है स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही हो जाएगा। स्थगन केवल बैठक समाप्त कर सकती है, जबकि सत्रावसान मौजूदा जो है लोकसभा को भंग कर देती है। नहीं, लोकसभा को कहाँ भंग कर देगी यार, ये सत्रावसान से मौजूदा लोकसभा भंग हो जाती है, गलत हो जाएगा। ये कहिए कि मौजूदा सत्र खत्म हो जाता, लोकसभा ना होता तो सही हो जाता है। यहाँ पे मौजूदा भंग हो जाती है, मतलब मौजूदा सत्र भंग हो जाता है। यहाँ पर सत्र होता, मौजूदा सत्र भंग हो जाता है, तो समझ में आता है दोस्तों। ये गलत है स्टेटमेंट, ये गलत हो गया, ठीक है, पहला ही केवल करेक्ट गया, गलत हो गया ये। दूसरा कह रहा है कि स्थगन केवल बैठक समाप्त करता है, स्थगन केवल बैठक समाप्त करता है, ठीक है, जबकि सत्रावसान मौजूदा लोकसभा को भंग नहीं, मौजूदा फिर बार बार लोकसभा कह रहा, लोकसभा नहीं भंग करेगा, उसको सत्रावसान करेगा, तो सत्र का अवसान यानी वो बैठक भंग हो जाएगी। मतलब वो सदन, जैसे मान लो मानसून सत्र है तो मानसून सत्र भंग हो जाएगा, शीतकालीन सत्र है वो भंग हो जाएगा, बजट सत्र है तो वो खत्म हो जाएगा, भंग होगा, ये होगा, लोकसभा नहीं भंग होगी। तो ये भी आपका गलत यार, ये तो मैंने, ये भी गलत है, ये संबंधित है। सदन दोनों क्या कह रहा है, स्थगन दोनों सदनों में हो सकता है, जबकि सत्रावसान केवल लोकसभा में होता है। मैंने दोबारा प्रश्न पढ़ दिया दोस्तों, क्षमा चाहूँगा आपसे, दूसरा ऑप्शन दो बार मैंने पढ़ दिया। स्थगन दोनों सदनों में हो सकता है, स्थगन दोनों सदनों में हो सकता है, जबकि सत्रावसान केवल लोकसभा में होता है। ठीक है, स्थगन तो हो सकता है, दोनों में स्थगित की जाती है, सही है। सत्रावसान केवल लोकसभा में हो सकता है, तो ये भी गलत आपका कह रहा है। सत्रावसान जो है, सत्र तो दोनों में चलेगा, दोनों में सत्रावसान होगा, राज्यसभा की भी बैठक होगी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगा भाई। स्थगन तो दोनों में हो सकता है, तो सत्रावसान भी दोनों में होगा, भंग की बात थोड़ा ना कह रहा है, ये भी गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। चौथा कह रहा है स्थगन, जस्ट मिनट, ठीक है, कह रहा है स्थगन से सदन में लंबित विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सत्रावसान से पड़ता है। स्थगन से लंबित विधेयकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्थगन कर दिया गया, ठीक है, स्थगित कर दी गई बैठक तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सत्रावसान से पड़ता है, सत्रावसान से पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है भाई। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो स्थगन करे चाहे सत्रावसान करे, अगले सत्र में वो आगे चलेगी प्रक्रिया, तो ये भी गलत आपका हो गया। तो यहाँ पर पहला जो दूसरा तीसरा चौथा गलत है और पहला केवल सही है, ठीक है, पहला केवल स्टेटमेंट सही था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे, यदि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो गया है, लेकिन उस पर राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व ही मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है, तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक पर क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। क्या होगा उस पर, क्या उसका फ्यूचर क्या होगा? चलिए, कह रहा है पहला, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के से पहले ही मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया, इसलिए विधेयक समाप्त हो जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? दूसरा कह रहा है विधेयक समाप्त नहीं होगा और नए मंत्रिमंडल के गठन के उपरांत राष्ट्रपति इसे पूर्व संसद का विधेयक मानते हुए इस पर अनुमति के संबंध में विचार करेंगे। ये चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मतलब अगला कूट देखते हैं, विचार करेंगे तो क्या होगा इसमें बताइए जरा। विधेयक समाप्त नहीं होगा, ठीक है, यदि नया मंत्रिमंडल इस पर अनुमति ना देने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नई मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप विधेयक पर कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो सकता है, बाकी स्टेटमेंट नहीं सही हैं। देखिए कह रहा है राष्ट्रपति इस विधेयक पर पुनर्विचार हेतु नई संसद के पास भेज सकता है, नहीं ये नहीं करेगा, संसद के पास नहीं भेजेगा। यहाँ पर आपको बताना था सीधा सीधा कि मंत्रिपरिषद जो है, आपका प्रश्न फिर से चलिए देख लेते हैं। प्रश्न था आपका
ठीक है। तो प्रश्न था, यदि कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है लेकिन उस पर राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व ही मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे देती है तो ऐसी स्थिति में उस विधेयक का क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों विधेयक जो होगा उसका क्या हाल हो जाएगा अगर वो दे देती। तो यहाँ पर स्टेटमेंट यही बिल्कुल सही होगा, बाकी सभी स्टेटमेंट सही नहीं होंगे। विधेयक समाप्त नहीं होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन यदि नया मंत्रिमंडल इस पर अनुमति ना देने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है, अगर वो मंत्रिमंडल रोकता है, नया जो सरकार गठित होकर के आई और राष्ट्रपति को सलाह देता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नई मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप विधेयक पर कार्रवाई करेगा। बिल्कुल सही है, वही करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा विधेयक। अनुमति के मिलने बाद सरकार गिर जाती है तो अगर राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजने के बाद जो है सरकार गिर जाती है तो लोकसभा में बहुमत से बनाई गई सरकार अथवा मंत्रिपरिषद को वह विधेयक अस्वीकार करने का सलाह दे तो वह अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकता है और अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करते हुए फिर मतलब वो कार्य कर सकता है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि यही कार्रवाई करेगा, अनुरूप विधेयक कार्रवाई करेगा वो। ठीक है, अनुरूप ही विधेयक को मतलब यानी राष्ट्रपति नई मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप ही कार्रवाई करेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये स्थिति उसकी प्राप्त होगी यहाँ पर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। थोड़ा प्रश्न बड़ा था और उसमें थोड़े से पेचीदगियाँ थी, तो कुल मिला के मैं एक लाइन में आपको बता दूं प्रश्न का यही कुल टोटल सार था कि अगर दोनों विधेयक मतलब जो है पारित होकर के चला गया है, ठीक है, और सरकार गिर जाती है, लोकसभा में सरकार गिर जाती है, तो राष्ट्रपति इसमें स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। तो राष्ट्रपति जो है अगले मंत्रिमंडल से सलाह लेंगे और सलाह लेने के बाद में अगर वो सहमति देता है, जैसा वो कहेगा उस हिसाब से फिर निर्णय ले लेंगे। यही कुल बात है। अगला कह रहा है संसद के सदन की संयुक्त बैठक के संबंध में इनमें से कौन से कथन सत्य नहीं है। ये संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। इसे 3 परिस्थितियों में अपनाया जा सकता है। ठीक है, एक तो जब विधेयक को एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन को भेज दिया गया हो और जिसे 6 माह की अवधि के बाद भी या तो विधेयक को लौटाया ना हो या विधेयक को आज विपरीत कर दिया गया हो। आज विपरीत कर दिया हो मीन्स क्या है, विधेयक को 6 माह की अवधि के बाद भी 6 माह की अवधि के बाद भी या तो विधेयक को लौटाया गया, विधेयक को लौटाया ना हो, यहाँ पर ये होना चाहिए लौटाया ना हो या सॉरी यहाँ पे लौटाया ना हो या विधेयक को आज नहीं होना चाहिए दोस्तों, अस्वीकार होना चाहिए। विधेयक को अस्वीकार, ठीक है, अस्वीकार या अस्वीकृत कर दिया गया। विपरीत क्या लिखा है, ये शब्द यहाँ पर गलत हो गया था। ठीक है, अस्वीकृत होना चाहिए, अस्वीकृत। जब आप सवाल नहीं पढ़ पाएंगे तो जवाब देने में दिक्कत होगी। ठीक है, जब त्रुटिपूर्ण रहेगा। विधेयक को अस्वीकार कर देती है या फिर उस विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों से दोनों सदन सहमत ना हो, करने से दोनों सदन सहमत ना हो। तो ये क्या है आपका प्रश्न, कह रहा था कि इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही नहीं पूछा है इसमें। तो यहाँ पर स्टेटमेंट सही है क्या। 3 परिस्थितियों में अपनाया जा सकता है, जब विधेयक को एक सदन द्वारा पारित कर दूसरे सदन में भेज दिया जाता है तो 6 सप्ताह की अवधि के बाद भी या तो विधेयक को लौटाया ना हो या विधेयक को आज विपरीत नहीं अस्वीकृत, यहाँ पर मैंने शब्द यूज किया था आपको अस्वीकृत कर दिया हो या फिर उस विधेयक के लिए जाने वाले संशोधनों से दोनों सदन सहमत ना हो। तो ये बात यहाँ पर कह रहा है। तो स्टेटमेंट यार ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, सत्य नहीं है तो
तो ये स्टेटमेंट पहला वाला करेक्ट हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। यहाँ पर कंडीशन देखिए बताए, पहला, दूसरा और तीसरा कहा कि कब बैठकें हो सकती हैं, तो बिल्कुल ये सही कह रहा है स्टेटमेंट। थोड़ा त्रुटिपूर्ण लिखने के नाते ये त्रुटियाँ आपसे हुई। अगला है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष की संयुक्त बैठक को, लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक को बुलाता है। ठीक, बुलाता है नहीं, बुलाता नहीं यार, लोकसभा अध्यक्ष कहाँ बुलाता है, वो लोकसभा अध्यक्ष तो अध्यक्षता करता है, उसकी अध्यक्षता करता है, बुलाता नहीं है। बुलाते तो राष्ट्रपति महोदय हैं आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, 108 में के तहत वो बुलाते हैं संयुक्त बैठक। ठीक है, दोनों सदनों की तरफ से उसकी अध्यक्षता करता है। दोनों सदनों की तरफ से बराबर मत देने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार रखता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है दोस्तों, ये यहीं पे पहले ही लाइन गलत हो गई थी आपकी। और तीसरा कह रहा है केवल साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक पर स्थिति में ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहा है आपको, ये ऐसा सही है, ऐसी बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, और अगला है संयुक्त बैठक का प्रावधान लोकसभा प्रक्रिया नियम के अनुसार होता है, ना कि राज्यसभा की प्रक्रिया। बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो केवल दूसरा गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है संघीय और राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। 11 नंबर प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कौन से सत्य हैं, ये बताना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है संसद और राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक को संसद या विधानमंडल के दोनों सदनों में पूरा स्थापित किया जा सकता है। पूरा स्थापित किया जा सकता है, पूरा नहीं होना, पुनः स्थापित होगा शब्द दोस्तों, पुनः। ठीक है, संसद और राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक को संसद या विधानमंडल के दोनों सदनों में पुनः स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पर स्टेटमेंट बताना सही है आपका, तो बिल्कुल किया जा सकता है, पुनः स्थापित किया जा सकता है दोस्तों। दूसरा कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल के साधारण विधेयक मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः होना चाहिए, फिर बार बार ये पूरा है, पुनः स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहा है, ये भी स्टेटमेंट सही है, पुनः स्थापित किया जा सकता है। लोकसभा यानी कि दोबारा पुनः स्थापित, मतलब एक बार नहीं हो पाए दूसरा बार लेके चले आएंगे, हो जाएगा दोस्तों। अगला तीसरा कह रहा है लोकसभा विधेयक को दूसरी बार पारित करके राज्यसभा पर अधिभावी नहीं हो सकती, जबकि विधानसभा ऐसा कर सकती है। लोकसभा विधेयक को दूसरी बार पारित करके राज्यसभा पर अधिभारी नहीं हो सकती है, जबकि विधान सभा ऐसा कर सकती है। जी हाँ, ये बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। और चौथा स्टेटमेंट है कि राज्य विधानमंडल में साधारण विधेयक की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट यह भी बिल्कुल सही है, राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर 5वां भी दिया है उपरोक्त सभी, तो यही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी सभी सही हैं। ठीक है, सभी सत्य हैं। चलिए अगला है 12वां क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। स्थगन प्रस्ताव में आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए कौन सा सत्य नहीं है। अत्यावश्यक लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना स्थगन प्रस्ताव में, ये क्या कह रहा है, स्थगन प्रस्ताव में सत्य नहीं है। तो ये तो सत्य है भाई, ये तो सत्य है। अत्यंत लोक महत्व के किसी निश्चित विषय पर चर्चा करना आवश्यक है। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये सही है दोस्तों। और दूसरा कह रहा है इस पर कुछ प्रतिबंध हैं। ठीक है, इस पर कुछ प्रतिबंध हैं, जैसे एक ही बैठक में ऐसे एक से अधिक प्रस्ताव नहीं रखे जा सकते हैं, एक ही प्रस्ताव के जरिए एक से अधिक विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती है आदि। तो ये भी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है इसे न्यूनतम 50 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है और यह सदन के सामान्य प्रशासन को बाधित करता है। क्या कहता है, इसे न्यूनतम 50 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है और यह सदन के सामान्य प्रस्ताव को बाधित करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये 50 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है और सदन के सामान्य प्रशासन को बाधित कर सकता है, सही है।
और कह रहा है इसे न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर प्राथमिकता के साथ चर्चा होती नहीं। बिल्कुल भाई, जो विचाराधीन न्यायालय में होगा उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, ये गलत है आपका स्टेटमेंट, ये गलत कह रहा है। तो उसमें पूछा था आपको कि किसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपका सत्य नहीं है, तो ये बताना। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है जो न्यायालय में विचाराधीन हो, बिल्कुल सही है ये। 13 नंबर प्रश्न आपका है जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सदन की नियमावली में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है इसमें से, तो आपको सही बताना है। कह रहा है सदन की नियमावली में सदन के नेता का उल्लेख है जो कि प्रधानमंत्री होता है। सदन की नियमावली में विपक्ष के नेता का भी उल्लेख किया गया है। सदन की सही पूछा है दोस्तों यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट कैसे सही हो जाएगा, ये सही नहीं है। कह रहा है सदन की नियमावली में सदन के नेता का उल्लेख है जो कि प्रधानमंत्री होता है। सदन की नियमावली में विपक्ष के नेता का उल्लेख किया गया है, तो उल्लेख किया गया है, ये चीज़ आपका देखना है। तो देखिए नियमावली में जो बात कही गई है दोस्तों, वह यह कही गई है कि यह आवश्यक नहीं कि सदन का नेता प्रधानमंत्री ही हो, ये ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कह रहा है नियमावली में सदन का नेता का उल्लेख किया गया, प्रधानमंत्री होता है, तो ये गलत हो, यही गलत हो गया अब दोस्तों। बाकी और बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, और यहीं पर ही आप गलत कर देंगे स्टेटमेंट को, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। बताना आपको क्या था कि सही है, तो ये गलत हो गया आपका, ये सही नहीं है आपका। दूसरा देखिए कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा के सदन के नेता ने 1977 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये कह रहा है आपका, कह रहा है लोकसभा राज्यसभा के सदन के नेता को 1977 में संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, ये स्टेटमेंट सही है भाई, ये मिला है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दूसरा कह रहा है आपका, तीसरा कह रहा है दोस्तों संसदीय अधिनियम में विहिप पद का उल्लेख किया गया है और प्रत्येक राजनीतिक दल एक विहिप की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही कह रहा है। तो दूसरा जो आपका कह रहा है, नहीं भाई देखिए कह रहा है संसदीय अधिनियम में विहिप पद का, संसदीय अधिनियम में विहिप शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है दोस्तों, यहाँ उल्लेख किया गया है, यहाँ नहीं किया गया है, ये हो जाएगा। नहीं किया है तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी दूसरा सही हुआ केवल आपका, तीसरा गलत हो गया। चौथा कह रहा है ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल की अवधारणा है जिसे विपक्ष द्वारा वास्तविक मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो ये भी सही है, बिल्कुल छाया मंत्रिमंडल का जो ब्रिटेन में उल्लेख है, तो ये सही है। तो पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा और चौथा सही है, तो पूछा है सही इसमें, तो दूसरा और चौथे का ऑप्शन जो भी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में दूसरा चौथा है, ये सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है आपको कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आप देखिए कोई एक स्टेटमेंट ही है जो कि सही नहीं है, इसमें ये है आपका, कोई एक स्टेटमेंट सही नहीं है। चलिए बताइए, एक एक डिटेल करते चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। लोकसभा का विघटन होने पर अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करता है जब तक पद पर बना रहता है, तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि नई निर्वाचित लोकसभा की बैठक नहीं हो जाती, बिल्कुल सही स्टेटमेंट यहाँ पर है। पूछा है आपका सही नहीं है, तो ये सही है आपका। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का होता है, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है, बिल्कुल सही है, 6 माह से अधिक नहीं हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देता है क्योंकि उसका अधीनस्थ होता है, तो ये स्टेटमेंट कह रहा है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, ये नहीं होता, उसका अधीनस्थ नहीं होता है क्योंकि वो उसका मेंबर नहीं होता है। क्या कह रहा है कि जो आपका स्टेटमेंट, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है राज्यसभा के सभापति को संबोधित हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र देता है। अच्छा, इसमें पूछा था दोस्तों, सही प्रश्न में पूछा था, इस प्रश्न में पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, नहीं स्टेटमेंट पूछा है। अच्छा, तो सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या कह रहा है इसमें, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देता है क्योंकि वह उसका अधीनस्थ होता है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अधीनस्थ नहीं होता है वो, जो राज्यसभा के सभापति का अधीनस्थ होता है इसलिए नहीं होता है क्योंकि राज्यसभा के सभापति का अधीनस्थ
प्रश्न में जो आपका है वो कह रहा है कि अधीनस्थ सत्य नहीं बताना है आपको, और बता रहा है यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो आपका देखना है वो प्रश्न फिर से एक बार देख लीजिए। तीसरे दोस्तों कह रहा है राज्यसभा उपसभापति राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देता है क्योंकि उसका अधीनस्थ होता है। नहीं, देखिए दोस्तों, देता तो है, लेकिन ठीक है, ये तो सत्य बात है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को संबोधित करता हुआ हस्ताक्षर तो देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति का अधीनस्थ होता है। इसका ऐसा नहीं है, इसका इंटेंशन ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो इंटेंशन बता दे रहा है क्योंकि वह उसका अधीनस्थ होता है, ये गलत हो जा रहा है। इसी कारण से स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है दोस्तों। बाकी स्टेटमेंट सही था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसी कारण से था कि मतलब ये क्या कह रहा है मतलब बात को, जबकि होता यही है, उसका अधीनस्थ नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वो तो निर्वाचित होकर के सदन से बनाया जाता है, तो उसका अधीनस्थ नहीं होगा वो। ठीक है, और राज्यसभा का सभापति सदन के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, राज्यसभा का उपसभापति जो है सदन के रूप में प्रत्यक्ष रूप से मतलब जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि सभापति नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, चौथा कह रहा है यदि राज्यसभा का उपसभापति सदन का संचालन कर रहा होता है तो राज्यसभा के सभापति के समान वह पहली बार मतदान नहीं कर सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में ही मतदान कर सकता है। सही है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये आपका स्टेटमेंट इस तरह से सही हो गया। अब आपका प्रश्न आ गया नेक्स्ट 15 नंबर का जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है आपका। 15 नंबर का प्रश्न है लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कौन सा कथन सही सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है, क्या है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पर बताना सत्य नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य बिल्कुल होता है। लोकसभा अध्यक्ष को अपना पद संभालने के लिए ना तो कोई शपथ लेनी होती है और ना ही कोई प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है। और तीसरा कह रहा है कोई प्रतिज्ञा नहीं लेनी पड़ती, बिल्कुल ये सही है। तीसरा कह रहा है सभापति अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों से बहुमत में से संकल्प पारित करके उसे पद से हटा सकता है। कह रहा है कि लोकसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प, बहुमत से 2 बार हो गया, बहुमत से संकल्प पारित करके उसे पद से हटा सकता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, संकल्प पारित करके नहीं हो सकता। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद चलिए, तो अगला प्रश्न जो था आपका, ये बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं सही है दोस्तों। लोकसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके उसे पद से हटा सकता है। नहीं, इसका ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो सरकार के पक्ष के रहते हैं वही वो कर सकते हैं इसमें। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, सत्य नहीं है। फिर कह रहा है यदि कभी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य इस पद पर निर्वाह करेगा। बिल्कुल सही है स्टेटमेंट है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट ही केवल गलत है, बाकी सही है दोस्तों। अगला है 16 नंबर प्रश्न है संसदीय समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। संसदीय समितियों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है आपका। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो पहला कह रहा है दोस्तों इसमें कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है इसमें से। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है, मतलब कौन सा कथन गलत है। तो कोई कथन आपका इसमें कूट में बताना है, नहीं कोई एक होगा, कोई एक गलत होगा। ठीक है, चलिए बताते हैं, प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न दे रहा है दोस्तों संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती है, तदर्थ और अस्थायी। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सही है स्टेटमेंट है। दूसरा कह रेलवे अभिशमय समिति और 5वीं पंचवर्षीय योजना प्रारूप समिति तदर्थ समितियों के उदाहरण हैं। हाँ, ये सही है आपका स्टेटमेंट, ये भी है, तदर्थ समितियों के उदाहरण हैं, बदलती रहती है 5 साल के बाद। ठीक है, ये भी सही है। कह रहा है विशेषाधिकार और नियम समिति, प्राक्कलन समिति, लोक
लेखा समिति, विधेयकों से संबंध चयन और संयुक्त समिति अस्थायी समितियों के उदाहरण हैं। ये आपको कह रहा है कि ये अस्थायी समितियों के उदाहरण हैं, तो ये जान लीजिए। संयुक्त समितियां, तदर्थ समितियां जो आपके कह रहे हैं, ये आप जान लीजिए कि इसमें स्टेटमेंट ये बिल्कुल ही सही नहीं है। ये तदर्थ समितियां हैं दोस्तों, ठीक है। संयुक्त समितियां, तदर्थ समितियां, यहाँ पर ये उदाहरण जो हैं आपके ना तदर्थ समितियों के उदाहरण हैं ये, ठीक है। लोक लेखा समिति और विधेयकों के संबंध में चयन और संयुक्त समितियां अस्थायी समितियां होती है, नहीं, ये तदर्थ समितियां होती हैं, अस्थायी समितियां नहीं होती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा आपका। फिर कह रहा विभागीय संबद्ध अस्थायी समितियां जो कार्यपालिका के कार्य की जांच करती हैं। विभागीय संबंध अस्थायी समितियां जो कार्यपालिका के कार्य की जांच करती हैं, जी हाँ सही है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर दोस्तों स्टेटमेंट केवल 3 गलत हो जाएगा, बाकी सभी सही हैं आपका, ठीक है। यहाँ पर बाकी सभी सवाल आपके सही हैं। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, किसी विधेयक के पारित होने के चरण के संबंध में, किसी विधेयक के पारित होने के चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ये आपका जवाब आपका है। पहला कह रहा है सदन विधेयक पारित करने के प्रथम चरण में विधेयक को पेश करने की अनुमति देता है जिसे प्रथम वचन शामिल है, जिसमें प्रथम वाचन होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे प्रथम वाचन शामिल है। यदि इसे राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो तब इसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा है स्टेटमेंट, ये सही है आपका। और गलत यहाँ बताना सही नहीं कोई है, तो ये सही आपका स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है प्रथम वाचन चरण में कोई चर्चा नहीं होती है। जी हाँ, प्रथम वाचन चरण में कोई चर्चा नहीं होती है, सही स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहा है राजपत्र में विधेयक का प्रकाशन निम्नलिखित में से विधेयक के पारित होने के द्वितीय वाचन चरण में होता है। जी ये नहीं, द्वितीय वाचन चरण में नहीं होता है, ये प्रथम वाचन चरण में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया है आपका यहाँ पर। और अगला कह रहा है द्वितीय वाचन चरण में विधेयक को चयन समिति के पास भेज दिया जाता है, तृतीय वाचन चरण में विधेयक पारित हो जाता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यहाँ केवल तीसरा स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी सही होगा। 3 नंबर जो प्रश्न आपका है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। सॉरी दोस्तों, असत्य स्टेटमेंट पूछ रहा है आपका, यहाँ पे कौन सा असत्य कथन है, ठीक है दोस्तों। तो देखना है आपको। चलिए बात करते हैं। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पूरा स्थापित किए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी सदन साधारण विधेयक को 6 माह से अधिक नहीं रोक सकता है। ये आपका स्टेटमेंट सही है, ठीक है। कह रहा है दूसरा, राज्यसभा कोई भी विधेयक 6 महीने ज़्यादा नहीं रोक सकता। दोस्तों बिल्कुल आप जान लीजिए। राज्यसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। यहाँ पर आपको देखना है कि नहीं लाया जा सकता है, बिल्कुल सही कह रहा है। राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, भाई लोकसभा के हैं तो लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है, सही है तो स्टेटमेंट। राज्यसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में लाया जा सकता है केवल। तीसरा कह रहा है संसद द्वारा पारित कोई विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के विधि का स्वरूप धारण नहीं कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, साधारण बिल्कुल स्वरूप नहीं धारण करेगा जब तक राष्ट्रपति महोदय स्वीकृति नहीं प्रदान कर देंगे और दोनों सदनों से पारित नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि संसद सदस्य की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष तथा सभापति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। नहीं भाई, ये भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि संसद के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष नहीं करेंगे, बल्कि कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे और चुनाव आयोग की सलाह के आधार पर करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी सही है सभी। चलिए अगले प्रश्न में 19 नंबर प्रश्न है, विनियोग विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है विनियोग विधेयक के बारे में। पहला कह रहा है बजट प्रस्ताव पर आम चर्चा और अनुदान ऊपर मांगों संबंधी अनुदान पर होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर शब्द गलत है, यहाँ पर ऊपर
पर होना चाहिए। बजट प्रस्ताव पर आम चर्चा और अनुदान पर मांगों संबंधी मतदान के बाद इसे पेश किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ये कह रहा है विनियोग विधेयक सरकार को प्राधिकार देता है कि वह भारत की संचित निधि से व्यय प्राप्त करे। बिल्कुल, विनियोग विधेयक ऐसा अधिकार देता है कि भारत की संचित निधि से सरकार जो है व्यय प्राप्त कर सकती है, ये बिल्कुल अधिकार देता है। तीसरा कह रहा है दोस्तों, इस विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अन्य वित्त विधेयकों के समान है, इसलिए इसे केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। पुनर्स्थापित नहीं होना चाहिए, पुनः स्थापित किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट है, यदि सरकार को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो वह संयुक्त बैठक की संभावना रहती है। नहीं, बिल्कुल इस पर नहीं हो सकता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि विनियोग विधेयक पर या निधन विधेयक से संबंधित इस पर नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। ये गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 20 नंबर का क्वेश्चन है, संचित निधि पर भारतीय व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? और आर्टिकल कितने में है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 266 में दिया गया है आपको, ठीक है। और आपको जवाब देना है क्या, कह रहा है कौन सा सत्य है, कोई स्टेटमेंट एक सत्य है वो बताना है संचित निधि के बारे में। पहला कह रहा है, इन व्यय को ना तो बजट में शामिल किया जाता है और ना ही इन पर मतदान होता है। ठीक है, सही है ये सत्य। आपको स्टेटमेंट बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो ये गलत है दोस्तों। यह इन व्यय को ना तो बजट में सम्मिलित किया जाता है और ना ही इन पर मतदान होता है। नहीं, मतदान होता है भाई, ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा कूट आपका दे रहा है कि इन व्यय पर ना तो वाद की हो सकता है और ना ही मतदान हो सकता है। ये भी आपका गलत स्टेटमेंट है, बिल्कुल वाद विवाद होता है, बिल्कुल मतदान होता है। तीसरा कह रहा है आपको, इन व्ययों के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। संसद की व्ययों की आवश्यकता, बिल्कुल आपकी व्यय के संबंध में आपकी इस व्यय के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। नहीं, संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। चौथा आपका क्या कह रहा है, इन व्ययों को बजट में शामिल किया जाता है, इन पर वाद विवाद हो सकता है लेकिन मतदान नहीं हो सकता है। ये संचित निधि में बिल्कुल है जी, वाद विवाद हो सकता है, मतदान, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बाकी सभी स्टेटमेंट गलत थे। तो इस प्रकार दोस्तों ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला आपकी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि ये सेगमेंट भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद।